बोनी बहू का जादुई ब्राइडल लहंगा। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ? नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। लेकिन क्यों? तुम बोनी हो और हमारी माँ ने कहा है कि अगर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे तो हम भी तुम्हारी तरह बोने रह जाएंगे। बच्चों की बात सुन पल्लवी रोते हुए अपनी दादी के पास जाती है और दादी से गले लग कर रोने लगती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? दादी दादी, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, कोई मेरा दोस्त नहीं है, सब मुझे बोना बोना कहकर चिढ़ाते हैं। पल्लवी बेटा, जो किसी का मजाक उड़ाता है, किसी पर हंसता है, भगवान उन लोगों को जरूर सजा देते हैं, समझी? चलो अब रोना बंद करो, तुम्हारी दादी है ना, तुम्हारी दादी ही तुम्हारे साथ खेलेगी। इतना कहकर पार्वती अपनी 6 साल की पोती पल्लवी के साथ खेलने लगती है। पल्लवी के माता पिता पल्लवी के पैदा होने के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, इसीलिए पल्लवी की दादी ही पल्लवी को पालती है। दिखने में तो पल्लवी काफी सुंदर होती है, लेकिन पल्लवी के बोनेपन की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होता है। आपके हाथ से खाना खाने का तो मजा ही कुछ और है, ऐसा लग रहा है। वैसे दादी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। उस संदूक में क्या रखा है? आप मुझे कभी भी उस संदूक के पास जाने नहीं देती हो, ऐसा क्यों? बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम उसे संदूक के पास नहीं जाओगी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब पल्लवी बड़ी हो जाती है। अरे पल्लवी बेटा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? दादी, वो आरती है ना, आज उसकी शादी है तो वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर पल्लवी अपनी सहेली आरती की शादी में जाती है। आरती, तुम तो इस जोड़ी में काफी सुंदर लग रही हो, मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। वो तो लगाऊंगी ही ना, पूरे 2 लाख का लहंगा है, ऊपर से मैं क्या कम सुंदर हूँ? मैं भी अपनी शादी में बिल्कुल ऐसा ही लहंगा पहनूंगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम अपनी शादी में ऐसा लहंगा पहनोगी? पल्लवी, तुम्हें अच्छा मजाक भी कर लेती हो, ये हमें भी नहीं पता था। तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? ढंग से 3 फुट की भी नहीं हो और आई शादी का लहंगा पहनने वाली। शोभा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम तो जिंदगी भर कुंवारी रहने वाली हो। मैं तुम दोनों को अपना सच्चा दोस्त मानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मेरे बोनेपन का ऐसा मजाक उड़ाओगे। मुझे तुम दोनों से कोई दोस्ती नहीं रखनी, जा रही हूँ मैं। पल्लवी रोती हुई अपने घर आ जाती है और अपनी दादी को सारी बातें बताती है। बस कर मेरी बच्ची, और कितना रोएगी? लोगों की बातों को अनसुना करना सीख। उन लोगों का काम ही है दूसरों का मजाक उड़ाना। तुम देखना, तुम्हारी शादी का जो लहंगा होगा ना, वैसा लहंगा आज तक किसी ने नहीं पहना होगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सच में दादी, ऐसा ही होगा? हाँ मेरी बच्ची। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और बढ़ती उम्र के साथ अब पार्वती की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिससे पार्वती सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान रह जाती है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती दादी। बेटा, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम चीज होने वाली है। जो संदूक को लेकर आओ जाओ, जिससे मैंने तुम्हें आज तक छूने नहीं दिया। पल्लवी संदूक को लेकर आती है और उसे खोलती है। दादी, इसके अंदर तो ये शादी का लहंगा है, वो भी इतना खूबसूरत। ये शादी का लहंगा आपके पास कहाँ से आया? ये लहंगा मुझे मेरी माँ ने दिया था। ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को तुम जब भी पहनोगी तो तुम भी बाकी लड़कियों की तरह लंबी हो जाओगी। लेकिन एक बात याद रहे, इसका असर सिर्फ 5 दिन तक ही रहेगा। हर 5 दिन में तुम्हें इस लहंगे को एक बार पहनना होगा। 5 दिन पूरे होते हैं तुम पहले से ऐसी बोनी हो जाओगी। आज मैं अपने अंतिम समय में तुम्हें ये सब बता रही हूँ। मेरे जाने के बाद अपना और इस लहंगे का ख्याल रखना। इतना कहते ही पार्वती इस दुनिया को अलविदा बोल देती है। अपनी दादी के कहे मुताबिक पल्लवी जब उस लहंगे को पहनती है तो पल्लवी की हाइट दूसरी लड़कियों जैसी हो जाती है।
पल्लवी हर 5 दिन में उस लहंगे को पहनती थी, जिससे उसकी हाइट हमेशा लंबी ही रहती थी। पल्लवी जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी में अभिषेक नाम का एक लड़का भी काम करता था। पल्लवी और अभिषेक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे और दूर नहीं रह सकता, इसलिए आज मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं भी तुमसे शादी करके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। पल्लवी की हाँ सुनकर अभिषेक बहुत खुश होता है, जिसके बाद अभिषेक और पल्लवी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के दिन भी पल्लवी ने अपना वही जादुई ब्राइडल लहंगा ही पहना होता है। शादी के बाद पल्लवी अपने ससुराल की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है और ऐसे ही समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, अच्छा हुआ कि मेरी आंख इनके उठने से पहले खुल गई। मैं तो भूल ही गई थी कि 5 दिन पूरे हो चुके हैं। जल्दी से अपना ब्राइडल लहंगा पहन लेती हूँ, वरना अगर ये उठ गई तो अनर्थ हो जाएगा। पल्लवी जल्दी से अलमारी खोलती है और अपना जादुई ब्राइडल लहंगा पहन लेती है और पहले की तरह लंबी हो जाती है कि तभी अचानक अभिषेक की आंख खुल जाती है। तुमने ये सुबह सुबह अपना ब्राइडल लहंगा क्यों पहन रखा है? वो क्या है ना, मैं पहनने के लिए साड़ी देख रही थी तो मुझे ये मेरी शादी का लहंगा दिख गया और इसे देखकर मुझे पुरानी बातें भी याद आ गई, इसलिए सोचा कि मैं ये शादी का लहंगा पहन लेती हूँ। तुम भी ना चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से मेरा लंच तैयार कर दो, मुझे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है। बाल बाल बच गई, वरना आज तो पकड़ी ही जाती। हर 5 दिन में सबसे छुप कर अपना जादुई ब्राइडल लहंगा वो पहनती और अपनी जादुई ब्राइडल लहंगे उसका राज सबसे छुपाती। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, 12 बजने में सिर्फ कुछ टाइम ही रह गया है। 12 बजते ही मैं फिर से बोनी हो जाऊंगी और ना जाने मैं अपना ये ब्राइडल लहंगा कहाँ रख चुकी हूँ। हे भगवान, 12 बज गए, अब मैं क्या करूँ? पल्लवी बहू, ओ पल्लवी बहू। हे भगवान, लगता है माझी कमरे में ही आ रही है। अब मैं क्या करूं? आज तो लगता है मेरी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। पल्लवी को आवाज लगाते हुए उसकी सास उसके कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन इससे पहले उर्मिला पल्लवी का बोनापन देखती उससे पहले पल्लवी कंबल ओढ़ के बैठ जाती है। तू इतनी गर्मी में ये कंबल ओढ़ कर क्यों बैठी है? माझी, ठंड सी लग रही थी इसीलिए। लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ। बाल बाल बच गए, वरना आज तो मेरी पोल खुल ही जाती। पल्लवी मन ही मन इतना बोल ही रही होती कि तभी वहां अचानक अभिषेक आ जाता है। पल्लवी, मैंने ये बेड पर अपनी फाइल रखी थी, क्या तुमने देखी है? अरे ये तो तुम्हारे कंबल के नीचे है, देखो यहाँ से मुझे दिख रही है। अभिषेक जैसे ही कंबल हटाता है तो अभिषेक और उर्मिला पल्लवी के बोनेपन को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या है पल्लवी? माँ जी, अभिषेक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी हाइट दूसरी लड़कियों की तरह लंबी नहीं है, बल्कि मैं तो बोनी हूँ। मेरी दादी ने मुझे ब्राइडल जादुई लहंगा दिया था, जिसे मैं हर 5 दिन में मुझे पहनना होता है, लेकिन आज मुझे मेरा लहंगा नहीं मिला और 5 दिन पूरे हो चुके थे और मैं अपनी असली हाइट में आ गई। 55 से लेकर बड़े होने तक सब लोगों ने मेरे बोनेपन का मजाक उड़ाया। मैंने इन सब चीजों से परेशान होकर ये सब किया। आप लोगों को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? बोना होना कोई पाप नहीं है। तुम बोनी हो तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हमें तुम्हारे बोनेपन से कोई ऐतराज नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी लंबाई से। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। आज के बाद तुम्हें ये जादुई लहंगा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सास और पति की बात सुन पल्लवी को यकीन ही नहीं होता, जिसके बाद पल्लवी अपने ससुराल में अपने बोनेपन के साथ ही रहती है और कभी अपनी हाइट बढ़ाने के लिए अपना जादुई ब्राइडल लहंगे को नहीं पहनती और पहले की तरह ही पल्लवी को उसके पति और उसका सास का भी प्यार मिलता है। दीपक, हम कब तक ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हम कब शादी करेंगे? कीर्ति, तुम तो जानती हो ना, माँ बाबा के जाने के बाद मेरी तीनों छोटी बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जब तक महक, शीतल और पलक के हाथ मैं पीले नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और अगर तुमसे शादी भी कर लेता हूँ तो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तुम उसकी फिक्र मत करो, जैसे वो तीनों तुम्हारी बहन है वैसे ही मेरी भी बहन है। शादी के बाद मैं उन तीनों का तुमसे भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी और मेरे लिए तो सिर्फ तुम्हारा प्यार ही काफी है। कीर्ति की बात सुनकर दीपक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में दीपक और कीर्ति की शादी हो जाती है। कीर्ति शादी के बाद अपनी तीनों नंदों का बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ही ख्याल रखती है। भाभी, कहाँ हो आप?
बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना। आ गई, तुम तीनों बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। खाना बस अभी बनकर तैयार हुआ है, जल्दी से तुम तीनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम तीनों के लिए खाना लगा देती हूँ। भाभी, आपके हाथों की गट्टे की सब्जी खाकर तो सच में मजा ही आ गया, और उसके साथ ये खट्टा खट्टा आम का अचार। मुझे नहीं पता था क्या आप इतना अच्छा खाना और साथ ही साथ अचार भी बनाती हो। भैया ने बचपन से लेकर आज तक हमारी सारी चीजों को पूरा किया है, लेकिन वो कभी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाए। महक की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, और ऐसे ही सारे परिवार के दिन गरीबी में ही लेकिन हंसी खुशी के साथ गुजर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, किसी की खुशी को नजर लगते देर नहीं लगती। अरे दीपक भाई, आज आप दूसरी वाली यूनिट में काम करोगे, वहाँ मजदूर कम आए हैं आज। दीपक सेकंड यूनिट में काम करने के लिए चला जाता है। दीपक सेकंड यूनिट में काम कर ही रहा होता है कि तभी अचानक एक मशीन के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे दीपक जैसे ही उस मशीन को चेक करने के लिए उसके पास जाता है कि तभी दीपक को उससे बहुत तेज करंट लगता है, जिससे फौरन दीपक की वहीं मौत हो जाती है। दीपक, उठिए ना दीपक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बस करो भाभी, अब कितना नाटक करोगे? आपकी वजह से ही आज हमारे भैया हम सभी के बीच नहीं है। जब से आपने इस घर में कदम रखा है, तब से ही हमारे घर पर पनौती छा गई है, और आज हमारे भैया भी हमें छोड़कर दूर चले गए। ये तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है भाभी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। भैया की मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप आज के बाद हमारे दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है, समझिए आप। तीनों नंदों के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो वहां से रोती हुई बाहर चली जाती है, जहां वो अपने और दीपक के बीच में हुए पुरानी बातों को सोचती है। मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी बहनों का ख्याल रखोगी और उनकी धूमधाम से शादी करोगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं तो यूं ही कह रहा था, परेशान मत हो। मैं तुम्हें और अपनी बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन तीनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और इनकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे कोई ना कोई काम करना होगा। कल ही जाकर काम ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन होते ही अपने पति के किए गए वादे को निभाने के लिए कीर्ति काम की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है कि तभी कीर्ति देखती है कि एक गाड़ी वाला एक बुढ़े आदमी को टक्कर मार देता है। बाबा, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं बिटिया, मैं ठीक हूँ। ये गाड़ी वाले तो आजकल अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं, इन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। कीर्ति उस बूढ़े बाबा को अपने साथ अस्पताल ले जाने लगती है कि तभी वहां दो औरतें आ जाती हैं। सुनिए जी, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम कीर्ति है, लेकिन आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम जया है और इनका नाम उर्मिला। हमारी एक संस्था है जहां पर हम सभी बेरोजगार औरतों को काम देते हैं, और इसी के साथ हमारे संस्थान में हम वृद्ध लोगों की सेवाएं भी करते हैं। आपने जिस तरह इन बाबा की मदद की, उसे देख हम लोग आपसे बहुत प्रसन्न हुए। अगर आप चाहें तो हमारी संस्था से जुड़कर काम कर सकती हैं। इसके लिए आपको महीने का वेतन भी दिया जाएगा। क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी इस संस्था के साथ जुड़कर काम करना चाहूंगी। मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। मेरी तीनों ननद घर में कुंवारी बैठी हुई हैं और मुझे उनकी शादी भी करनी है। कीर्ति जया और उर्मिला के साथ मिलकर उनके संस्थान में काम करती है। कीर्ति संस्थान में हर किसी की मदद करती है और बूढ़े लोगों की सेवा करती है, जिससे संस्थान के काम कर रहे हर किसी को कीर्ति बहुत पसंद आती है। और जो भी कीर्ति को मिलता, कीर्ति उन पैसों को अपनी तीनों ननद की शादी के लिए जमा करती है। लेकिन कीर्ति की तीनों नंदे उसे ताना देना अभी भी बंद नहीं करती हैं। आपको क्या लगता है, आप संस्था में काम करके हमारी शादी के लिए पैसे जमा करेंगी? हमारी शादी का सपना हमने अपने भैया को बताया था कि हमें किस तरह से शादी करनी है। हम धूमधाम से अपनी शादी करना चाहते थे, सारी रस्मों को एंजॉय करना चाहते थे हम, कि हमारी शादी का लहंगा मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर से होगा। और लेकिन सिर्फ आपकी वजह से अब हमारा सिर्फ ये सपना ही रह जाएगा। तुम तीनों का सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। कीर्ति की तीनों नंदे उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं और वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन, अरे आलोक, वैभव जी, कैसे आना हुआ आपका आज यहाँ? ऐसे ही आ गए। संस्था संसार में सब ठीक चल रहा है ना? किसी को किसी की जरूरत तो नहीं है? आपके रहते क्या कोई परेशानी हो सकती है?
काकी, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है और आपकी जरूरत की सारी चीजें भी रख दी हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके बिस्तर तक छोड़ देती हूँ। ये लड़की कौन है? इसे तो पहले हमने इस संस्थान में कभी नहीं देखा। इसका नाम कीर्ति है। कुछ दिन पहले ही इस संस्था में आई है। बड़ी ही अच्छी लड़की है। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति की करंट लगने से मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और अपनी तीनों नंदों की शादी करने के लिए दिन रात संस्थान में मेहनत करती है। कीर्ति, इधर आओ और इनसे मिलो। ये डिजाइनर आलोक और वैभव जी हैं। जी नमस्ते। 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 आपके बारे में जया और उर्मिला जी से बहुत तारीफें सुनने को मिली हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे एनजीओ में काम करें। क्या आप हमारे साथ हमारे एनजीओ में काम करना पसंद करेंगी? मुझे अपनी तीनों नंदों की शादी करनी है और उनका मनपसंद ब्राइडल लहंगा उनके लिए लेकर आना है। इसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी होगी मैं करूंगी और उनका हर एक सपना पूरा करूंगी। आपकी तीनों नंदे तो बहुत किस्मत वाली हैं जो उन्हें आप जैसी भाभी मिली हैं। आप फिक्र मत करिए, आप बस हमारे साथ हमारे एनजीओ में काम करिए। और रही आपकी नंदों की ब्राइडल लहंगे की बात, तो हम डिजाइनर हैं। हम अपने हाथों से आपकी तीनों नंदों के लिए ब्राइडल लहंगा बनाएंगे। कीर्ति अब एनजीओ और संस्था दोनों में ही दिन रात मेहनत करके काम करती और अपनी तीनों नंदों की शादी के लिए पैसे जोड़ती है और उसी के साथ उनके लिए अमीर घर के रिश्ते भी ढूंढ लेती है। कुछ ही दिनों में कीर्ति की तीनों नंदों की शादी तैयारी शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कीर्ति की तीनों ननद की शादी होती है। देखो, मैं तुम तीनों के लिए तुम्हारे सपनों का ब्राइडल लहंगा लेकर आई हूँ। ये काफी महंगे हैं, इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैं एनजीओ और संस्था सिर्फ तीनों और तुम्हारे भैया के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही थी। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं दीपक से किए हुए वादे को पूरा कर सकूं। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। आपने हम तीनों के लिए इतनी मेहनत करी और हमने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। हमारे और हमारे भैया के अधूरे सपने को आज आपने पूरा कर दिया भाभी। इतना कहकर तीनों ननंद अपनी भाभी से गले लग जाती हैं और अपनी भाभी का लाया हुआ ब्राइडल लहंगा पहनकर शादी करती हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। वहीं अब कीर्ति भी संस्था और एनजीओ में काम करके अपनी जिंदगी जीती है।